आज कुछ वीडियो इसलिए शुरू किया है क्योंकि कुछ बात आपसे करना चाहते हैं, थोड़े से लक्ष्य के बारे में। फिर थोड़े थोड़े दिन में जगाना पड़ता है ना, आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं डोज की। मुझे लगता है थोड़े दिन में बात कर लेनी चाहिए। देखिए, अभी रिजल्ट आया है और बहुत सारा माहौल बदला बदला सा है। नए बच्चे भी बहुत सारे आए हैं, तो कुछ ऐसी बातें मन में हमारे भी आती है जो आपसे करना है। और आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं समय समय पे, जिनके उत्तर जो है वो आपको चाहिए। एक तो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आप देखते हैं, करंट अफेयर्स को देखते हैं तो रोज एक अलग तरह की जिज्ञासाएं, प्रश्न, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मन में आती रहती हैं। दूसरा, परीक्षा के संदर्भ में होती है कि परीक्षा कब होगी, कैसी होगी, परीक्षा जब होगी तब प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, क्या हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही तैयारी कर रहे हैं, वो ट्रैक सही है, एक वो आता है। तीसरा, करियर को लेकर आता है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, फ्यूचर को लेकर के सवाल उठ खड़े होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे मन में चलती रहती हैं, क्योंकि मनुष्य है हम और हमारा मन है, तो मन जो है वो अपना काम करता रहता है। और मन के इस काम करने के बीच में ही हमको कहीं ना कहीं पढ़ाई भी करनी है, मन को भी अपना काम करने देना है और अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो ये सब काम हम लोग कैसे करेंगे एक साथ, कैसे होगा ये सब? इसके लिए एक चीज एक मान के चलिए कि जब से हमारा समाज बना है और समाज में राजनीति आई है, तो खास करके लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, एक राजनीति जो हमारे यहाँ राजतंत्र था, उस राजतंत्र में तो राजनीति थोपी हुई थी, हमारे ऊपर थोप दी जाती थी। राजा जो होता था उसका बच्चा, राजकुमार जो था वो राजा हो जाता था, वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता था। उसकी जो भी योग्यता हो उसको हमें राजा, बादशाह, सुल्तान सब मानना पड़ता था। यहाँ तक कि मुगलों में और इसमें तो प्रतिस्पर्धा थी, यानी जो श्रेष्ठ राजकुमार होता था वो बनता था, लेकिन कई बार जो है आपसी संघर्ष भी नहीं होता था, बस राजा का जो बेटा है वो राजा बन जाता था। लेकिन लोकतंत्र में आकर के ये रहा कि जो पब्लिक का वोट हासिल करेगा, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, तो जो पब्लिक का वोट हासिल करेगा वो राजा बन जाएगा, वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो हमारी राजनीति की प्रकृति ऐसी है कि वो वोट के इर्द गिर्द घूमती है कि वोट किस चीज से मिलेंगे, लोकप्रियता कैसे हासिल होगी। और इस लोकप्रियता और वोट को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप कहेंगे कि इसमें सत्य कितना है, सत्य का पक्ष कितना है, कितना हिस्सा ऐसा है कि जो बात कही जा रही है उसमें सच है, और झूठ कितना है। तो ये निकाल पाना कई बार असंभव है, खास करके लोकतंत्र में। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री चाहे धर्म के आधार पर बन जाएं, चाहे जातियों के आधार पर बन जाएं, मुख्यमंत्री कोई किसी भी समीकरण से बन जाए, लोग तो काम करना छोड़ते नहीं। देखिए, आप कहेंगे कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो देश का बंटाढार हो जाएगा और आर्थिक विकास बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या देश बिल्कुल गड्ढे में चला जाएगा। देखिए, किसी के भी प्रधानमंत्री बनने से देश गड्ढे में नहीं जाता। उसका कारण है, आप पॉलिसी बनाते हैं अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन लोग काम करना नहीं छोड़ते। लोग तो अपना काम करते हैं ना।
लोगों को जो काम करना है वो लोग अपना काम करते हैं। व्यापारी है, उसको अपना व्यापार करना है, दुकानदार को अपनी जाकर के दुकान खोलनी। प्रधानमंत्री तो उसको घर पे खाने को देगा नहीं। टीचर है, उसकी नौकरी लगी हुई है, उसको स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल वाला है तो उसको नए नए बच्चों को एडमिशन करना पड़ेंगे, अपना स्कूल चलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों से फीस आती है। हम जैसे कोचिंग वाले हैं तो उनको कोचिंग पढ़ानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बन जाए। इसलिए देश के आर्थिक विकास की और दूसरे विकास की जहां तक बात है, वो विकास अपनी जगह होता है, क्योंकि लोग सब काम करते हैं, लोग इकाई के रूप में काम कर रहे होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के बनने से ये नहीं होता। रही बात, कुछ नीतियां होती हैं, कुछ पॉलिसियां होती हैं। जैसे अब चीन है, चीन के साथ हमारी विदेश नीति है, तो प्रधानमंत्री विदेश नीति तय करते हैं, विदेश मंत्री तय करते हैं, सरकार तय करती है। तो चाइना जो है, मान लिया जाए किसी प्रधानमंत्री को पसंद न करे, भारत के विदेश मंत्री को पसंद न करे, उससे मात्र वो युद्ध लड़ने के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि चीन की अपनी जनता है, चीन की अपनी सेना है, भारत की अपनी जनता है और उसकी अपनी सेना है। वो अगर आपस में दुश्मनी होगी तो व्यापार करके आगे बढ़ना है, मुनाफा कमाना है, दुनिया भर में दादागिरी जमानी है कि आपको युद्ध लड़ना है। तो युद्ध तो आसानी से नहीं होता। वो तो जब बिल्कुल ही परिस्थितियां ऐसी हो जाती है तो युद्ध होता है। तो इतनी आसानी से युद्ध भी नहीं होता, इतनी आसानी से झगड़ा भी नहीं होता विदेश नीति में। पर ये मायने रखता है कि हम उससे आगे निकलेंगे या वो हमसे आगे निकलेगा, हमारी नीति कैसी हो। तो आप यहां बैठ करके खींचते हैं या परेशान होते हैं, तो उससे कोई बहुत ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि आपके खींचने और परेशान होने से न तो विदेश नीतियां बदल जाएंगी, न इस देश की आर्थिक नीतियां बदल जाएंगी, राजनीतिक दिशाधारा भी तय नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें। और बीजेपी के साथ अपना एक सांस्कृतिक संगठन है, जो इसको हम आरएसएस कहते हैं, तो उसके अपने एक एजेंडा है, जिसने बीजेपी को इस लायक बनाया है कि वो चुनाव लड़ सके और चुनाव जीते और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देश भर में बना सके। तो वो सांस्कृतिक संगठन की भी अपेक्षा है जो उसको पूरी करनी है। इस तरह से राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें नेहरू के बारे में जो लोगों को बताया जा रहा है वो गलत, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो एक चीज तो आएगी कि नेहरू को इतना बड़ा विलेन क्यों बनाया जा रहा है, गांधी को इतना बड़ा विलेन क्यों बनाया जा रहा है, चारों तरफ से यही सब चीजें क्यों हो रही है। कोरोना चल रहा है, ऐसे समय में भी राम मंदिर को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो उन प्रश्नों को कोई बहुत ज्यादा औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता है, सरकार है, और सरकार जीती है और बहुमत से जीती है, और लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है, आगे भी जीतने की संभावना है। सांस्कृतिक संगठन है जो उसके पीछे काम कर रहे हैं, लोग हैं वो यही चाहते हैं। तो खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान जब आप इतने सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, खास इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, तो आप उनको बोल देंगे ये तो कम्युनिस्ट है। नहीं, ढेरों कम्युनिस्ट ऐसे हैं जो हिंदू है, ढेरों लोग हैं। ऐसा है नहीं कि मुसलमान सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं या दलित जाति के लोग होते हैं वो कम्युनिस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है वो अपर कास्ट से भी आते हैं। आप जिनको बोल सकते हैं कि जो राम मंदिर आंदोलन में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के सरनेम और उनके कम्युनिस्ट लोगों के सरनेम एक जैसे मिल जाएंगे आपको। तो कम्युनिस्ट एक विचारधारा है जो बहुत पुरानी पड़ चुकी है, उसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है अगर उसको जिंदा रहना है। तो अगर वो सुधार नहीं करेगी तो वो विचारधारा भी मर जाएगी। दुनिया में कई विचारधाराएं पैदा हो गई और मर गई, खत्म हो गई, अब उनके पालन करने वाले लोग ही नहीं है। तो हमेशा अगर कम्युनिज्म को भी जिंदा रखना है तो उसको थोड़ा सा, वो जो इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो वो खुद मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट है। कई मामलों में वो देख करके भड़क जाते हैं, किसी भगवान का नाम सुन करके, देवता का नाम सुन करके एकदम भड़क जाते है ना। तो ये जो इंटॉलरेंस है उनके अंदर, इसकी वजह से उनके पतन का कारण हुआ। आज वो गायब होते जा रहे हैं, आज उनके फॉलोअर कम पड़ते जा रहे हैं, आज वो कहीं सत्ता बनाने लायक नहीं रहते, उनकी सीटें बहुत कम आती हैं। तो दुनिया में विचारधाराओं का आना जाना लगा रहता है। कभी कभी हो सकता है कि कट्टर विचारधारा है, जो धार्मिक कट्टर विचारधारा है वो बदल जाए। तालिबान का शासन अफगानिस्तान ने देखा तो वो उब गए थे, तो सत्ता को समर्थन देने लगे। ये तो अभी जबरदस्ती घुसा है तालिबान,
पाकिस्तान में जब अभी 10-20 साल और गरीबी रहेगी और भुखमरी की हालत और बढ़ जाएगी, तब हो सकता है कि वहां के कट्टरवाद को वहां के लोग नकारें। अभी बहुत सारे प्रगतिशील लोग नकारने लगे हैं धार्मिक कट्टरवाद को। तो धार्मिक कट्टरवाद से अंततः गरीबी आती है, दुश्वारी आती है और समस्याएं खड़ी होती है। लेकिन सब धर्मों का शिक्षा भी अलग अलग होती है। कोई कोई धर्म जो है वो शिक्षा देता है, कट्टरतावाद की दे रहा है, मान लीजिए वो कट्टर बन रहे हैं आप, लेकिन उसके साथ यदि वो हिंसा की शिक्षा नहीं दे रहा है तो धर्म ज्यादा जीवित रहेगा, क्योंकि वो हिंसा की तरफ नहीं जा रहा। अब जैसे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने तो हिंदू बने रहते हुए ही, रघुपति राघव राजा राम गाते हुए ही वैष्णव जन तेने कहिए वाला गीत गा रहे थे, और मुसलमान उनके साथ थे, दलित उनके साथ थे। तो उन्होंने दलितों का समर्थन भी किया, मुसलमानों का भी समर्थन किया, उनका प्यार भी पाया, और अंततः किसी एक कट्टर हिंदू ने ही उनको गोली मारी, जबकि वो कट्टर हिंदू बने रहे और हिंदू धर्म का समर्थन करते रहे। बल्कि उन्होंने पूना पैक्ट में अम्बेडकर को नाराज किया। बाबा साहब जब पूना पैक्ट के समर्थक में थे, तब जो गांधी हैं वो हड़ताल पे बैठ गए थे, उपवास कर लिया था उन्होंने और मरने के कगार पे पहुंच गए थे, और जिद करके उन्होंने एक तरह से हिंदू धर्म का समर्थन किया। नतीजा क्या हुआ, उसके बावजूद एक कट्टर हिंदू ने जो है उनको गोली मारी। उसके बहुत सारे कारण हैं कि इतने सारे लोगों को उन्होंने नाराज क्यों किया, अब वो अपने सिद्धांतों के खातिर ऐसा क्यों करते थे। इसलिए विचारधाराओं की बातों में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। रही बात हम लोग अपने एग्जाम पे आए, हम लोग एग्जाम की बात जब करेंगे तो यहां हम लोग एक चीज देखें कि ज्ञान बहुत सारा प्राप्त करके फिर हमको एग्जाम क्रॉस करनी है, या हमको एग्जाम क्रॉस करनी है। देखिए, अभी जो कंपटीशन का सिलसिला चला है और अभी जो देश में वातावरण बना है और जिस तरह के बच्चे अभी सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे आ रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में आ रहे हैं, दूसरे अटेम्प्ट में आ रहे हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत ट्रिकी सिस्टम है। ये स्मार्ट वर्क के माध्यम से चल करके आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे, टेस्ट बहुत ज्यादा देंगे तो कोई न कोई टेस्ट से कोई न कोई प्रश्न जो है एग्जाम में फंसेगा, और चूंकि प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो आप जल्दी से कर जाएंगे। तो प्रीलिम्स तो आपका इस तरह से निकलता है। प्रीलिम्स के लिए मैं अभी भी फिर जादू बता देता हूं आपको। 35 क्वेश्चंस लगभग फिक्स हैं, केवल करंट इकोनॉमी और करंट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। करंट इकोनॉमी और करंट एनवायरनमेंट इकोलॉजी अगर आपकी पकड़ आ गई तो 35 प्रश्न ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। रेस्ट ऑफ सिलेबस जो है आपका 65 क्वेश्चंस है। तो अभी चूंकि 4 अक्टूबर है और उसमें 50 दिन है, तो इन 50 दिनों में यदि इन 35 प्रश्नों पे फोकस किया जाए तो इसमें से आप 30 ठीक कर सकते हैं, 30, और बाकी के 65 में से 30 और कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60 पे सिलेक्शन हो रहा है, अभी आपने देखा 60, 61 पर जनरल में सिलेक्शन हो रहा है। बाकी आप गलत भी करते हैं तो भी 98 का टॉप गया है। आपने 61, 62 क्वेश्चन ठीक कर दिए और 38 क्वेश्चन आपके गलत भी हैं तो भी आप प्रीलिम्स निकल रहे हैं। ओबीसी में आपके 60 पे भी निकल रहे हैं, एससी में आप 58 पे भी निकल रहे हैं, एसटी वाला 56 पे भी निकल रहा है। यानी 56 क्वेश्चन ठीक है और 44 गलत है तो एसटी में सिलेक्शन हो रहा है, एससी में 56, 57 पे हो रहा है। तो इतनी गलतियां करने के बाद, माइनस मार्किंग होने के बाद आपका इतने कम क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हो रहा है, और हम बता रहे हैं कि 35 क्वेश्चंस केवल 2 सेक्टर से आ रहे हैं, करंट इकोनॉमी और करंट एनवायरनमेंट इकोलॉजी। एनवायरनमेंट इकोलॉजी की जो साल भर की नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो कमेटीज बनी हैं, बोर्ड बने हैं, तरह तरह की मीटिंग्स हुई हैं, कॉप हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं, उनके जो डिसीजंस हैं, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैकग्राउंड है, सेफगार्ड्स हैं, प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, एक्ट हैं, कमेटीज हैं, पॉलिसी हैं, फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी है,
या कंजर्वेशन की जो प्रोसेस है, या न्यूज है, या थ्रेटनिंग जो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इन दिनों में आई हैं, समीट्स हैं, ये सारी चीजें यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, साल भर की, 1.5 साल की, या कुछ चीजें 5 साल होती है, जैसे पेरिस की बात होती है तो 2016 से लेके अभी तक हम बात करते हैं, 15 से लेके अभी तक बात करते हैं, 5 साल की बात करते हैं, 2030 के गोल के लिए बात करते हैं, तो एनडीसीज की बात करते हैं तो वो 2030 तक के लिए करते हैं, वो जो गोल है, सस्टेनेबल एसडीजी की बात करते हैं तो वो उसके लिए करते हैं। तो ऐसी चीजें यदि आप एनवायरमेंट में सारी की सारी एक साथ, जो हमने आपको पढ़ाई भी है, अलग अलग पढ़ाई है, उसको रिवीजन करने के लिए आप अभी बैठते हैं तो जो 20 प्रश्न आएंगे एनवायरमेंट से, या 15 आएंगे, 15 से 20 आएंगे, कभी कभी 35 भी आए थे, लेकिन चलिए 35 नहीं आ रहे हैं आजकल, 15 से 20 के बीच में आ रहे हैं, पूरे पूरे ठीक होंगे आपके, 15 के 15 ठीक हो जाएंगे। हमारे नोट्स को पढ़ लीजिए, उसमें से पूरे 15 प्रश्न आ जाएंगे, एक प्रश्न बाहर नहीं आएगा। हमने नया नोट्स बनाया, अभी इनलार्ज एडिशन है, उसमें पूरा नया दिया है, 2019-20 का अभी का करंट है उसमें, और उसके हिसाब से बनाया है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में है। उससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा। हम गिनाएंगे आपको, 4 अक्टूबर का एग्जाम हो जाने दीजिए, 5 तारीख को जब हम बैठेंगे क्लास में, हम आपको पेज नंबर से गिनाएंगे कि ये देखो इस पेज से है, 16वें पेज से ये क्वेश्चन आया है, 21 पेज से ये क्वेश्चन है, 34 पेज से ये क्वेश्चन है। एक एक पेज 250 पेज का करीब का नोट्स है वो, और उस 250 पेज में से आपको 16 प्रश्न, 15 प्रश्न, जो भी प्रश्न होंगे वो हम गिना देंगे, देखिए इस पेज से प्रश्न है, क्योंकि वो फिक्स है, वो करंट अफेयर्स है। अब आप पास नहीं हो सकते तो ये तो आपकी अकर्मण्यता है, आप नहीं समझ सकते तो उसका हम क्या कर सकते हैं। हम तो हर साल देख रहे हैं, हम तो 23-24 सालों से पेपर देख रहे हैं, ऐसा कैसा हम नोट्स बनाते हैं, जो कहते हो प्रश्न आता है, बच्चे कहते हैं सर पढ़ा नहीं था, सर होता नहीं, यूपीएससी बहुत टफ है, निकलते नहीं है। अब पता नहीं कौन सी रणनीति चाहिए आपको, साक्षात लिखा हुआ है, दिया हुआ है, आप करो, खत्म। आप उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ते जाओ, एक एक चीज को समझते जाओ। पता नहीं कैसे पढ़ते हैं आप, आपने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा और उसी डॉक्यूमेंट में से मान लीजिए प्रश्न आ गया, तो आपका ठीक होना चाहिए कि गलत होना चाहिए। हमने यहाँ क्लास में समझा दिया और आपको गिना दिया कि ये है, ये प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बता भी दिया, उसके बावजूद आपका गलत कैसे हो जाता है, क्योंकि उसमें तो साफ साफ बताया हुआ है। तो आपको चेता भी तो रहे हैं ये प्रश्न है, आपको लिखा हुआ दे रहे हैं कि ये पढ़ लो, आपको समझा रहे हैं कि ये है। अब क्या भाई, घास खाते हैं, क्या खाते हैं भाई। और वो कौन से इंटेलिजेंट लोग हैं जो बन गए, किस बात के इंटेलिजेंट है, सब कुछ तो लिखा हुआ जो है उसी को रट उठा के बन गए। उन्होंने कौन सा एनवायरमेंट की खुद ने कोई सबमिट कर ली, या उन्होंने 5 पौधे नहीं लगाए होंगे जिंदगी में, बहुत सारे बच्चों ने पर्यावरण का संरक्षण का कौन सा काम कर लिया। पर्यावरण संरक्षण की बातें ही पढ़ी है ना, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बातें पढ़ी है, और उससे सिलेक्शन हो रहा है। उन्होंने कोई रिसर्च की है क्या, वो कोई रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने कोई खोज कर ली जीवाश्मों की, जीवाश्म का नाम याद रख लिया, जीवाश्म जो खोजा गया उसका नाम याद रख लिया, इतने में बन गए। आप नाम याद नहीं रख सकते, आपको खोज थोड़ी करनी है कि आपको जाके पहाड़ों को खोदना है और वहां से फॉसिल निकाल करके लाना है। अरे इस बार बोल रहे हैं कि 2019 में 2020 में एक फॉसिल मिला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम याद रखो, परीक्षा में आ रहा है। ऐसा इकोनॉमी के साथ है, बैंकिंग की घटना आती है, बेसल मानकों की बात आती है, प्राइवेटाइजेशन की बात आती है। आज प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल हम लोग बताते रहते हैं, इन्फ्लेशन की बात आती रहती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात अभी हमने पिछले परसों वाले लेक्चर में जो है आपको फ्राइडे को पढ़ाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला। तो इतनी सारी चीजें जो आपको बताई जाती हैं, लगभग वही सब तो प्रश्न है उसके, उसमें से 15-20 प्रश्न होंगे। उसमें इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट भी हो जाता है, बजट का भी हो जाता है, सरकार की पॉलिसी भी हो जाती है, खास करके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली चीजें होती है कि सोसाइटी के और आर्थिक रूप से उन्नति प्राप्त करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं। अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है, निश्चित रूप से इसके प्रश्न बने, क्योंकि पेपर पहले बन गए होंगे तो हो सकता है इस वर्ष प्रश्न न बने एनईपी से, लेकिन एनईपी 2020 जो है आपका मेंस का प्रश्न तो हो गया।
मेंस में वो आ रहा है, तो जिसने एनईपी को 5 घंटे दे दिए और 5 घंटे में अपना नोट्स बना लिया, कि 6 घंटा 10 घंटा भी दे देना बुरा नहीं है एनईपी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। आप हर टायर पे समझेंगे ना उसको, हर टायर पे जाकर के उसको कवर करेंगे कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के, आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं देश भर में, उनके लिए क्या बोल रही है, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो उसको क्या बदल दिया है। ये तीसरी बड़ी एजुकेशन पॉलिसी है, तीसरी बड़ी शिक्षा नीति। इससे पहले 2 बड़े बदलाव हुए हैं। तरह तरह के चार्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस में जाइए, इतने तरह के चार्ट्स दिए हुए हैं कि कैसे 2014 के बाद में डिग्रेड होता गया है, कैसे 2014 के बाद में बजट जो है वो कम करता गया। आप बोल रहे हैं कि हम 5% ले जाएंगे जीडीपी का। अब तो जीडीपी इतना श्रिंक हो गया कि उसका 5% भी पुराने जीडीपी का 2% हो गया है ना। तो डेफिनेटली इतना श्रिंक हो रहा है, तब उसका तो 5% लगेगा ही अभी श्रिंक वाले का। लेकिन जब आपका फुल जीडीपी होगा, जब कोविड की प्रॉब्लम नहीं होगी और पूरी तरह से इकोनॉमी चल रही, तब हम क्या 5% लगा पाएंगे? 1-1.5% में हम काम चला रहे थे अभी तक। तो बहुत मुश्किल है कि हम देश भर की इस पूरी शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कर पाएंगे। इसके पीछे सांस्कृतिक एजेंडा भी है, कल्चर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ये सारी की सारी चीजें आपके अब मेंस में आएंगी। अभी तो ये खैर अभी इस बार के प्रीलिम्स के लिए तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि यदि पेपर बना दिए गए होंगे तो, और बना ही दिए गए होंगे, इतना जो है वो तैयारी तो वही जून के हिसाब से ही थी, मई के हिसाब से ही थी। लेकिन अब चूंकि ये पोस्टपोन हुआ है और आगे बढ़ा है, तो पूरे चांस है कि आप मान के चलिए कि 4 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है। अब बहुत ज्यादा किंतु परंतु और उसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप केवल इन्वायरमेंट के करंट को पकड़ लें, केवल इकोनॉमी के करंट को पकड़ लें और इन 35 क्वेश्चंस पे भी फोकस करें, तो इसमें से आप 30 ला सकते हैं बहुत आसानी से। और अपना स्कोर बचे हुए 65 में से आप आराम से 30 ले आइए, मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें तो वही पॉलिटी है, वही हिस्ट्री है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस आप जो 4 अक्टूबर के एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पॉलिटी कम भूलने में आती है। एक बार यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो इतनी आसानी से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उसको जो वो एकदम छोड़ नहीं सकते, आपका दिमाग छोड़ता नहीं। उसका कारण ये कि वो इंटरकनेक्टेड भी है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। जब मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम यूनियन एजेंसीज हैं वो भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं, स्टेट के साथ उसका कोऑर्डिनेशन। हमारा फेडरल सिस्टम है तो वो फेडरलिज्म वाला पार्ट है, तो वो उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए चीजों का अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये चूंकि इतनी ज्यादा जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए इनको भूलना भी बहुत मुश्किल होता है। और फिर उसके साथ जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होने की बात करते हैं कि आखिर पहली बार मौलिक अधिकारों की बात किसने की, पहली बार देश के कल्याणकारी कार्यक्रमों की बात किसने की, पहली बार कौन पंचायती राज लाना चाहता था, कौन राम राज्य लाना चाहता था, कौन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहता था, जब हम पहली बार की बात करने के लिए जब करते हैं, तो फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री भी काफी हद तक जो है वो उसके बहुत नजदीक हो जाती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, और ये चीजें हम लोग उतना ज्यादा नहीं भूलते, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, हम लोग शुरू कर रहे हैं 1 आध दिन में। तो वो मेंस का बहुत बड़ा पार्ट होगा, मेंस में सीधे सीधे उससे प्रश्न आएंगे। तो परीक्षा बहुत सिंपल है, स्पष्ट है और दिखती है, साफ साफ दिखती है कि इसके प्रश्न क्या हैं। अगर आप देखना नहीं चाहते या देख नहीं सकते, तो दृष्टि विकसित कीजिए परीक्षा को देखने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको साफ साफ दिखाई देंगे। स्टडी मटेरियल हमारा आप ले लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें पूरा का पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। हम आपको पेज वाइज गिना सकते हैं। 80% क्वेश्चन इस एग्जाम के आपको हमारे नोट्स में से देखने को मिल जाएंगे। हम नोट्स को देखेंगे, आपको 80% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि 80% प्रश्न जो है वो ऐसे सिलसिलेवार दिए हुए हैं। अब आप को वहां पर एग्जाम में तो 50% से ही सिलेक्शन हो रहा है। बताइए, अभी कट ऑफ 98 गया है, 50 भी नहीं है, 49% पर आदमी का प्रीलिम निकल गया है, 49% मार्क्स पे, 50% मार्क्स भी नहीं है। जनरल की बात कर रहा हूं, 200 नंबर का है ना, 98 पे निकला है, तो कितना परसेंट हुआ? 49 ही हुआ।
तो 49% पर अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, उसके बावजूद आपके पास तमाम एक्सक्यूज है। मुझे लगता है इसको ढंग से तैयारी नहीं करते बच्चे, प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी नहीं करते। फुल गाइडेंस में आप तैयारी कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। रेगुलर कोचिंग ज्वाइन कर लिया आपने तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया हो गया। आपको तो रोज ही 3-3.5 घंटे बताया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। तो जो लोग सेल्फ तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर नोट्स को एक एक लाइन को ढंग से पढ़ेंगे, होशोहवास में पढ़ेंगे और ये मान के पढ़ेंगे कि प्रश्न आने वाला है, इंपॉर्टेंट मान के पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ 250 पेज पढ़िए, 15 प्रश्न पाइए, फिर 200-300 पेज पढ़ लीजिए, 20 प्रश्न आपको फिर मिल जाएंगे। तो 600 पेज पढ़ने से, अंडरलाइन करके पढ़ने से, याद रखते हुए पढ़ने से अगर आपको 35 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो फिर बाकी नोट्स, बाकी हिस्सा कितना कुछ है, कुछ भी बाहर नहीं है, कुछ भी नहीं है बाहर। लेकिन क्या है कि हमारा आलस्य है, या यूं कहें कि एक डर है। हम यूपीएससी के एग्जाम को, सिविल सर्विसेज के एग्जाम को बहुत कठिन मानते हैं। हम मानते हैं कि पता नहीं किन लोगों के लिए, बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए बनी हुई है। ऐसा नहीं है। इस एग्जाम के लिए जो पढ़ेगा, इस एग्जाम को जो करेगा, उसके लिए एग्जाम है और वो इसको निकाल ले जाएगा। उसमें कोई बहुत ज्यादा तेज आदमी होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत दिमागदार या बहुत मेरिटोरियस आदमी होने की जरूरत नहीं है। साधारण से साधारण व्यक्ति सिर्फ एक सपना पाल ले कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। बस ये है कि वो जो मेहनत कर रहा है वो मेहनत किस दिशा में जा रही है, गाइडेंस आपके पास है कि नहीं। क्योंकि बिना गाइडेंस के, बिना उसके आप मेहनत करेंगे तो हाथ पांव मारने जैसा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको जो है अब मिलेगी, और जो लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसको हम अपडेटेड मटेरियल भेज देंगे। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आप जो है रेगुलर पढ़ाई कीजिए। और मुझे लगता है कि शंकाओं के कुछ समाधान हुए होंगे, कुछ स्फूर्ति आई होगी एग्जाम के हिसाब से। और इस तरह से यदि आप तैयारी करते रहें, एक आध और कोई आपके किसी के कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देके फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए। हाँ, धर्म नहीं सिखाता, धर्म हिंसा नहीं सिखाता, सही बात। वो तो लोगों ने ही। ऑप्शनल पेपर अगर आपका हिस्ट्री है तो हम जो पढ़ा रहे हैं लगभग हिस्ट्री अभी इन दिनों में जो चल रही है वो पूरा गाइडेंस है, ऑप्शनल के हिसाब से ही मान के चलिए। ऑप्शनल ही हो रहा है आपका कंप्लीट, इसलिए। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी, तो फिर एंथ्रोपोलॉजी तो आपको सिलेबस वाइज, आजकल तो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छा मटेरियल है ना। कुछ एक फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए भी एक एक किताब आती है, तो उन्होंने बहुत समेट करके रख दिया है। एंथ्रोपोलॉजी को आप कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता क्वेश्चंस में एंथ्रोपोलॉजी में। जितना पबेड में एक्सपेरिमेंट होता है ना मेंस में, ऑप्शनल में, तो पबेड ऑप्शनल में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब डायनेमिक है। और पबेड में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में दुनिया भर में कई प्रयोग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं। तो कई यूनिवर्सिटीज लगी हुई हैं। और दूसरा, चूंकि पब्लिक डीलिंग है, पीआर वाला मामला है, पब्लिक रिलेशन वाला मामला है, और थोड़ा सा इसमें सीखने को बहुत कुछ है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसलिए दुनिया भर में जितने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाले हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो रोज कोई न कोई एक नया तरीका ढूंढ निकालते हैं। और कभी सोसाइटी को साथ में लेके करना, कभी एक्सपर्ट्स के माध्यम से करवाना। तो ये बड़ा डायनेमिक होने के कारण उसमें कई तरह के अप्रोच, कई तरह के मॉडल, कई तरह की पॉलिसी, तो
वो इंक्लूड होती रहती हैं, इसलिए वो बहुत डायनेमिक भी हो जाता है और उसके लिए आपको जर्नल्स वगैरह खूब पढ़ना पड़ता है। आप में से कुछ लोग सोशियोलॉजी के लिए बोल रहे हैं। सोशियोलॉजी में ये है कि आप 11th-12th का एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, बेसिक बुक्स से। फिर एस चांद की कुछ किताबें हैं जो इंट्रोडक्टरी बुक्स हैं, वो आप तैयार कर सकते हैं। और फिर तो अगर इंग्लिश मीडियम है तो आपको सोशियोलॉजी में कुछ फॉरेन ऑथर्स की किताबें हैं तो आपको सजेस्टेड रीडिंग्स में मिल जाएंगी। और सबसे बेस्ट है इग्नू का मटेरियल। इग्नू का मटेरियल डाउनलोड कीजिए, सोशियोलॉजी वाले हों, पब्लिक एड वाले हों, हिस्ट्री वाले हों। तो ये सब लोग अपना ज्योग्राफी को छोड़ करके अधिकांश सब्जेक्ट जो है वो इग्नू में बहुत अच्छा मैटर अवेलेबल है और वो मेंस के लेवल का ही है। और मुझे नहीं लगता उसके अलावा बहुत ज्यादा मैटर की किसी को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या है, हमारे पास सामग्री तो बहुत इकट्ठी हो जाती है लेकिन हम लिख थोड़ी पाते, लिख नहीं पाते परीक्षा में। जैसे गांधी जी के बारे में आपने 40 किताबें पढ़ रखी है, मान लिया जाए, और 300 शब्द में गांधी जी के बारे में लिखना है, तो आप 40 किताबों वाला नहीं लिख पाएंगे। आप उतना ही लिख पाएंगे, 40 किताबों के बराबर नहीं लिख पाएंगे। आप मुश्किल से आपने जो गांधी के बारे में सामान्य बातें पढ़ रखी ना, जो बिल्कुल एकदम किसी भी गांधी का विकिपीडिया खोलिए तो विकिपीडिया को भी पूरा नहीं लिख सकते आप। अगर मान लीजिए विकिपीडिया में 100 पेज है, अगर प्रिंट मारेंगे गांधी का तो 100 पेज निकलेंगे, तो उन 100 पेज में से भी आप बहुत सारी 99% बातें छोड़ देंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लिख ही नहीं सकते तो लंबा चौड़ा पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, आप उतना ही पढ़िए जो आप लिख सकते हैं। और ज्योग्राफी में इग्नू का मटेरियल नहीं मिलता, लेकिन ज्योग्राफी का नोट्स आप हमारे से ले सकते हैं। हमारे पास ज्योग्राफी का पूरा सेट है ना, लगभग उसका 7000 के आसपास ज्योग्राफी का सेट है। वो फुल नोट्स हैं, A to Z है, पहली यूनिट से लेके आखिरी यूनिट तक। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी है वो सारा, और अच्छा नोट्स है, तो वो आप ले सकते हैं हमारा, वो ऑप्शनल के लिए अलग से है ना। और सोशियोलॉजी में भी आप नोट्स मंगवा सकते हैं, हिस्ट्री के भी मंगवा सकते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी के तो आपको मंगवाने पड़ेंगे। हमारे पास रखे हैं, वो काफी पुराना हो गया है सिलेबस, है ना। हमारा भी एंथ्रोपोलॉजी रहा था, जूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो और बताइए, और कोई डाउट हुए आपके पास? हो गए क्लियर? करें शुरू फिर हम? चलिए ठीक है, अब ये वीडियो में यहाँ रोक रहा हूँ। हाँ वही ठीक, सही सही बोल रहे हो, यही मंगा